जैसे ही रमेश भीड़ चीर कर आगे पहुंचते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने आनंदी पानी पूरी बना रही है। आनंदी, ये क्या हो रहा है? ठाकुर रमेश की बहू सड़क पर पानी पूरी बेच रही है। क्या यही सिखाया था तुम्हारे माँ बाप ने? बाबूजी, ये बदनामी नहीं, मेरी कला है, हमारे घर का भविष्य है। बस बस, बहुत हो गया। आज के बाद इस घर में पानी पूरी का नाम भी नहीं लेना। घर चलो अभी। कुछ समय पहले चकरपुर मुरादाबाद में रमेश ठाकुर के घर आनंदी नए बहू के रूप में प्रवेश करती है। आओ बेटी, ये तुम्हारा नया घर है, हमारा ठाकुर परिवार। नमस्ते माँ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा ये छोटा सा गांव है, शहर जैसी चमक दमक नहीं है यहाँ। समझ लो तो अच्छा है। जी बाबूजी। पापा, आनंदी बड़ी समझदार है। इसे गांव के सब रीति रिवाज अच्छे से पता है और पानी पूरी तो ऐसे बनाती है कि क्या कहूँ। अरे वाह, पानी पूरी! अरे कभी हमें भी बनाकर खिलाना। जरूर बाबूजी, आज ही बनाकर खिलाऊंगी। शाम को आनंदी पानी पूरी बनाकर सबको खिलाती है। पानी पूरी खाकर पूरा परिवार चकित हो जाता है। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। क्या बात है बहू। पता नहीं कौन सा मसाला डाला है, जीभ पर चटकारे छोड़ रहा है। माँ जी, मेरा खास नुस्खा है कच्चे आम का रस, दादी माँ ने सिखाया था। भाभी, आप तो कमाल हो। अच्छा हुआ भैया आपको ब्याह कर लाए हैं। एक महीना बीतता है। ठाकुर परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सारी फसल खराब होने के कारण बहुत नुकसान हुआ है। पापा, फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब हम क्या करें? पता नहीं बेटा, कर्ज लेना पड़ेगा। तुम्हारी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी है। और सुरेश की दवाइयाँ भी तो महंगी है। आनंदी ये सब सुन रही होती है और सोच में डूब जाती है। रात को आनंदी और सुरेश बातचीत करते हैं। सुनिए, मेरे पास एक विचार है। क्या है? मैं अपनी पानी पूरी बेच सकती हूँ, मेले में या फिर गांव के चौराहे पर। मेरी पानी पूरी का स्वाद तो सबको पसंद आता है। क्या? नहीं नहीं नहीं, ठाकुर परिवार की बहू ठेला नहीं लगाएगी। पापा इसकी कभी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन हम भी तो मजबूर हैं। आपकी दवाइयाँ, छोटी की पढ़ाई, ये सब कैसे होगा? देखो, मैं और मेहनत कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है। अगले दिन आनंदी सुमित्रा के साथ रसोई में। माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ बेटी, बोलो। मैं अपनी पानी पूरी बेचना चाहती हूँ। घर की हालात देख रही हूँ मैं। क्या? अरे नहीं बेटा, ठाकुर परिवार की बहू। माँ जी, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर किसी को पता न चले, मैं गांव में थोड़ा दूर जाकर बेच आऊंगी। कोई नहीं जानेगा कि मैं किस घर की बहू हूँ। पता नहीं बेटी, रमेश को पता चला तो वे बहुत नाराज होंगे। माँ जी, बस आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। अगर मैं पैसे कमा लाई तो सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार सुमित्रा मान जाती है। आनंदी हर शाम को पास के गांव में पानी पूरी बेचने जाने लगती है। एक हफ्ते बाद सुमित्रा की रसोई में आनंदी अपनी सास को पैसे देते हुए, आनंदी, तुम्हारी पानी पूरी का कमाल तो हो गया। इतने पैसे? हाँ माँ जी, मेरे कच्चे आम की पानी पूरी की धूम मच गई है। लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। रमेश को अभी मत बताना, वैसे भी उनकी सेहत कुछ ठीक भी नहीं है। नहीं बताऊंगी, ये सुरेश की दवाई के लिए रख लीजिए। समय बीतता है। आनंदी की पानी पूरी मशहूर होती जा रही है। अब वो अपने गांव के ही पास एक पेड़ के नीचे ठेला लगाने लगती है। अरे वाह बेटी, तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद तो शहर के बड़े बड़े होटलों को भी मात देता है। धन्यवाद काका, मेरा खास नुस्खा है कच्चे आम का रस। अरे हमें भी सिखा दो ये नुस्खा। जरूर जरूर, आप सब आइए कभी घर पर, मैं सब सिखा दूंगी। एक दिन सुरेश को गांव में एक आदमी ये सब बता देता है। वो घर आकर आनंदी से गुस्से में पूछता है, अरे तुम सच में पानी पूरी बेच रही हो? और माँ ने तुम्हें इजाजत भी दे दी? आप नाराज मत होइए, देखिए आपकी दवाइयाँ आ गई, छोटी की फीस भर दी। ये सुनकर
उसे एहसास होता है कि आनंदी के पैसे से ही घर चल रहा है। मुझे माफ कर दो आनंदी, मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाया। और तुम? ये कैसी बात कर रहे हैं? हम आप पति पत्नी हैं, एक दूसरे का साथ देना ही तो हमारा धर्म है। एक दिन रमेश अचानक पास के शहर में से जल्दी लौट आता है। वे गांव के चौराहे से गुजर रहे होते हैं जहां बड़ी भीड़ जमा हुई है। यहाँ क्या हो रहा है भाई? अरे ठाकुर साहब, वो एक नई पानी पूरी वाली आई है, कच्चे आम की पानी पूरी बनाती है। ओह क्या स्वाद है। अच्छा, चलो मैं भी देखता हूँ। जैसे ही रमेश भीड़ चीर कर आगे पहुँचते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने आनंदी पानी पूरी बना रही है। आनंदी, ये क्या हो रहा है? ठाकुर रमेश की बहू सड़क पर पानी पूरी बेच रही है। क्या यही सिखाया था तुम्हारे माँ बाप ने? बाबूजी, ये बदनामी नहीं, मेरी कला है, हमारे घर का भविष्य है। बस बस बहुत हो गया। आज के बाद इस घर में पानी पूरी का नाम भी नहीं लेना। घर चलो अभी। लोग सदमे में हैं। आनंदी रो रही है। तभी सुमित्रा वहाँ पहुँचती है। रमेश, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता था इस बारे में? मेरी ही बीबी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ, मुझे पता था और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ अपनी बहू पर। जब तुम दवाइयों के लिए पैसे नहीं जुटा पाए थे, तब आनंदी के पैसों से दवाई आई थी। ठाकुर साहब, आपकी बहू ने कोई शर्म की बात नहीं की। उसकी पानी पूरी तो हमारे पूरे इलाके में मशहूर हो गई है, दूर दूर से लोग आते हैं। आनंदी बहुत सारे पैसे रमेश के सामने रखती है। ये रहा सारा हिसाब बाबूजी। 3 महीने में मैंने इतने पैसे कमाए हैं। सुरेश की दवाई, छोटी की फीस और घर का खर्चा सब निकाल लिया। मैंने आपकी इज्जत नहीं, आपके परिवार का भविष्य देखा था। पापा, आनंदी ने कोई गलती नहीं की है, बल्कि उसने हमारा सर ऊंचा किया है, हमें कर्जा लेने से बचाया है। रमेश चुप है। उनकी आंखों में आंसू हैं। सारे गांव वाले उन्हें देख रहे हैं। भैया, भाभी जल्दी आओ, मेले वाले आए हैं। वे पानी पूरी की प्रतियोगिता के लिए भाभी को बुला रहे हैं। सब ये सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन रमेश को देखकर कोई कुछ नहीं बोलता। हमारी बहू जरूर जाएगी और जीतेगी भी। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद मेले में पानी पूरी प्रतियोगिता का आयोजन होता है और पूरा ठाकुर परिवार वहाँ मौजूद होता है। और इस प्रतियोगिता की विजेता है आनंदी ठाकुर। इनके कच्चे आम की पानी पूरी ने सबका दिल जीत लिया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। आनंदी को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कला को नहीं पहचाना। आज तुमने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। बाबूजी, आपका आशीर्वाद ही तो मेरी ताकत है। अब हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ठेला बनवाएंगे, ठाकुर की कच्चे आम की पानी पूरी। 6 महीने बाद ठाकुर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई है। आनंदी के ठेले से अच्छी कमाई हो रही है। छोटी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है और सुरेश की सेहत भी बेहतर है। आनंदी, तुमने साबित कर दिया कि परंपरा और आधुनिकता एक साथ चल सकते हैं। और ये भी कि अच्छी पानी पूरी से सबका दिल जीता जा सकता है। हमारी बहू सिर्फ पानी पूरी ही नहीं, जिंदगी का सबक भी सिखा गई सबको। आनंदी और पूरा ठाकुर परिवार आज गांव में सम्मान के साथ रह रहा है। आनंदी की कच्चे आम की पानी पूरी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है। आज संडे का दिन था और नेहा के पति विजय और सास कविता दोनों की छुट्टी थी। सास एक एनजीओ में जॉब करती थी और विजय एक अकाउंटेंट था। संडे वाले दिन विजय और उसकी माँ को बहुत ही नींद आती थी, लेकिन नेहा, जिसने अपने पूरे ससुराल वालों की नाक में दम किया हुआ था, वो संडे वाले दिन सुबह 5 बजे ही उठ जाया करती और पूरे घर में जोर जोर से आरती गाने लगती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
आरती की आवाज सुनकर विजय और उसकी माँ कविता दोनों ही गुस्से में नेहा को सुनाने लगते हैं और उससे कहते हैं, अरे नेहा बहू, ये सब क्या है? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अरे हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है, उस दिन तो सोने दिया करो। अरे यार माँ बिल्कुल सही कह रही है नेहा। तुम चाहती क्या हो? हमें परेशान करके तुम्हें कुछ मिल जाता है क्या? अरे कितनी बार कहा है तुमसे कि छुट्टी वाले दिन आराम से उठा करो और हमें भी आराम से सोने दिया करो। हमारी अकल तो घास चरने चली गई है। जिस काम को मना करो ना, वही काम करना है तुम्हें। हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जो ये बहू मेरे पल्ले पड़ गई? सासू माँ, पूजा करना गलत है क्या? अब मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने लगती हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू इतनी संस्कारी है। अरे आज संडे है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं पूजा पाठ करना छोड़ दूँ। मैं सुबह उठती हूँ और भगवान की पूजा करती हूँ, यही मेरा डेली का नियम है। अरे देखो, कम से कम संडे वाले दिन तो भगवान को आराम दे दिया करो। अरे सोमवार से शनिवार तक जो करना है करो, लेकिन कम से कम संडे को शांति रखा करो। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपको तो ये बोलना चाहिए कि मुझे आराम करने दो, क्योंकि आपको मेरे आराम से फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना और अपनी माँ का आराम दिखता है। अरे सारा दिन घर में आराम ही तो करती हो तुम। मेरी और माँ की तरह 8-9 घंटे बाहर जाओगी, नौकरी करोगी ना, तब पता चलेगा नौकरी करने वालों की जिंदगी हराम है, हराम। अरे नौकरी तो मैं भी कर रही हूँ ना, वो भी मुफ्त में। आप लोगों की वजह से सुबह जल्दी उठो, आप लोगों की हर छोटी से बड़ी चीज को रेडी करो। ये किसी नौकरी से कम है क्या? बेटा अब इसे बोलकर क्या ही फायदा है। मैं किचन में जाती हूँ, चाय बना कर लाती हूँ, क्योंकि अब तो नींद खुली चुकी है। चाय पी लेंगे तो थोड़ा अच्छा ही लगेगा। सुबह जल्दी उठने के चक्कर में सुबह सुबह ही तीनों के बीच बहस हो जाती है। ऐसे ही आज सोमवार का दिन था। विजय अपनी बीवी को 4 बजे उठाता है और उससे कहता है, ओ महारानी साहिबा, 4 बज चुके हैं, उठ जाओ। मेरा जिम जाने का टाइम हो चुका है और मेरे कपड़े सब कुछ रेडी कर देना मेरे आने से पहले। विजय यार, छोटे मोटे काम तो तुम खुद भी कर सकते हो ना। अगर आपको जिम जाना है तो आप खुद अपने कपड़े ले आओ ना। अरे रात के 12 बजे सोई हूँ मैं, कम से कम मुझे इतनी जल्दी तो मत उठाओ। अरे अरे अरे, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे घर में तुम पहाड़ तोड़ती हो बैठकर। अरे हम दोनों ऑफिस चले जाएंगे तो करती रहना ना आराम, सोना पूरे दिन। बेचारी नेहा चुपचाप उठकर विजय को जिम जाने वाले कपड़े देती है और थोड़ी ही देर में उनके लिए बनाना शेक वगैरह बनाकर तैयार कर देती है। ऐसे ही सास भी उठ जाती है और उठते ही अपनी बहू को ऑर्डर देते हुए कहती है, अरे बहू, बादाम शेक तैयार कर दे, थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। और हाँ, उसके बाद ना साड़ी प्रेस कर दियो, मेरी आज बहुत जरूरी मीटिंग है। अगर कपड़े प्रेस रहेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेहा अपनी सास को बादाम शेक बना कर देती है। थोड़ी ही देर में उसके कमरे में जाकर वो साड़ी को लेकर प्रेस करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सुबह के 6 बज जाते हैं। कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन खुद के लिए कभी समय बच ही नहीं पाता। अब कैसे समझाऊं इन लोगों को कि कभी कभी सुबह की नींद इतनी अच्छी आती है कि उठने का मन नहीं करता, लेकिन इन लोगों को तो समझ ही नहीं आना। इन लोगों से तो छोटे छोटे खुद के काम होते नहीं हैं। सारे काम तो मुझे ही करना है। नेहा बेचारी साड़ी प्रेस करके किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है और सबको रेडी करके ऑफिस भेज देती है। सबके जाने के बाद नेहा घर के बाकी कामकाज में लग जाती है। नेहा के फोन पर नेहा की सहेली काजल का फोन आता है और काजल नेहा से कहती है, और बता नेहा, कैसी है तू? सब ठीक है ना? क्या बताऊं यार, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे शादी करके लाइफ एकदम से स्पॉइल हो चुकी है। दिन भर किचन की शक्ल देखो और घर के सारे काम खत्म करो, सबको रेडी करो, फिर सब आए तो उनके लिए खाना बनाओ। बस यही सब रह गया है लाइफ में। खुद के लिए जरा भी समय नहीं बच रहा मेरे पास। यार ये तो सबके साथ होता है। यार मेरे घर में जितने कम लोग हैं उतना ज्यादा काम है। मेरे हस्बैंड सुबह 4 बजे उठकर जिम जाते हैं। अब यार वो छोटे मोटे काम तो खुद कर सकते हैं ना। जिम उनको जाना है, लेकिन उठाते वो मुझे हैं। उनके जाते ही सासू माँ उठ जाती है, क्योंकि सासू माँ को रोज सुबह बादाम शेक पीना होता है, इसलिए वो मुझे परेशान करती है। ये नहीं कि खुद बना ले। उसके बाद फिर उनके कपड़े प्रेस करो। अरे इन सब के चक्कर में तो मेरी रेल बन चुकी है, रेल। अरे यार ज्यादा परेशान मत हो, मैं जैसा बोल रही हूँ बस वैसा कर।
आज नहीं तो कल तुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। नेहा फिर से संडे को सुबह 3 बजे उठकर पूरे घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती, जिस वजह से नेहा के पति विजय और सास कविता की नींद में खराबी आती। ये देखकर उन दोनों का फिर से मुंह बन जाता है और दोनों गुस्से में आ जाते हैं और नेहा से कहते हैं, ये सब क्या है नेहा? कम से कम छुट्टी वाले दिन तो चैन से आराम करा करो यार, हमें भी करने दिया करो। कितनी बार समझाया है तुम्हें। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ये जानबूझकर करती है ये सब। इसे मजा आता है जरूर हमें परेशान करने में। देखो तो अच्छे भले सो रहे थे, इसने नींद ही खराब कर दी। जब तेरा काम है तो काम किया करना, हमें क्यों परेशान करती है? हमारी सुबह सुबह नींद ही खराब कर दी। ओ, अच्छा तो आप लोगों की नींद खराब हो गई, लेकिन बाकी दिन आप लोग मेरी नींद खराब करते हो, उसका क्या? जिम जाने का काम मेरे पति का है, एक्सरसाइज इन्हें करनी है। खुद उठने के बाद ये मुझे उठा देते हैं। इनके जिम जाने के बाद सोचती हूँ कि थोड़ी सी नींद पूरी करूँ कि तभी आपकी आवाज आ जाती है, बहू मेरा बादाम शेक कहाँ है? अरे ये छोटे काम तो आप खुद भी कर सकती है ना। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं पहले ठीक थी, लेकिन आप लोगों ने मुझसे इतने काम करवाए कि अब मेरा दिमाग पागल हो चुका है। कुछ समय बाद मैं आप लोगों को पागल खाने में नजर आऊंगी, क्योंकि आप लोग मुझे ना तो नींद लेने देते हैं और ना ही मुझे आराम करने देते हैं। खुद का काम दिखता है लेकिन मेरा आराम नहीं दिखता। नेहा की बातें सुनकर विजय और कविता दोनों का सर शर्म से झुक जाता है। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या ही बोले। तभी नेहा उनसे कहती है, हाँ, माँ जी, अब मुंह क्यों फुला के बैठ गए आप लोग? देखिए, मैं आप लोगों को बुरा फील नहीं करवाना चाहती। आप लोगों की खुशी में ही मैं अपनी खुशी देखती हूँ। मैं आप लोगों को पहले रखती हूँ और आपकी ही खुशी में खुद खुश हो जाती हूँ। खुद की खुशियों का गला घोट देती हूँ। लेकिन क्या आप लोग मेरी खुशी के लिए अपने ये छोटे मोटे काम नहीं कर सकते? रात के 12-1 बजे सोना होता है मेरा, मेरी नींद पूरी नहीं होती और आप सुबह 4 बजे उठा देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन आराम करती हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर में बहुत सारे काम होते हैं। देखो, साफ साफ ये बोलो कि तुमसे घर का काम नहीं हो रहा, इसलिए तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। घर का काम नहीं करना है तो मत करो। आगे से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। बेटा तू रुक जा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। और बहू तू हमें माफ कर दे। हमारे काम चोरी के कारण तुझे बहुत परेशानी हुई, हमें माफ कर दे। आज के बाद तू जैसा चाहेगी ना वैसा ही होगा। अब हम तुझे बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। अब तेरा पति 4 बजे उठेगा तो तुझे नहीं उठाएगा। मुझे बादाम शेक पीना होगा ना तो मैं खुद बना लूंगी, तुझे परेशान नहीं करूंगी अब। और तू जब जाग जाएगी ना तो अपना काम आराम से करियो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे। सास को अपनी बहू की बात समझ आ जाती है और वो हाथ जोड़कर अपनी बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद से सास हमेशा ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस आने के बाद बहू के साथ मिलकर घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटा दिया करती और नेहा को भी अच्छा लगता। नेहा अपनी मर्जी से सुबह सुबह उठकर अपनी सास और पति दोनों के लिए शेक बनाकर रेडी कर दिया करती।